सो इस हफ्ते यूएस ईरान वॉर के बीच एक न्यू प्लेयर की एंट्री हो चुकी है जो कि है यूक्रेन। यूक्रेन ने यहाँ पे ईरान की वेसल पे अटैक किया है जिसका रिस्पॉन्स ईरान ने दिया है। तो वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल को यहाँ पर एक मसले ने डिवाइड करके रख दिया है। आखिर वो कौन सा मसला है उसको भी जानेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनकी फर्स्ट टेस्ट की डिफीट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो लेट्स जंप इनटू इट। यहाँ पे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ईरान की एक वेसल जो कि कैस्पियन सी में थी उसको अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज की और अपनी जमीन से यहाँ पर कैस्पियन सी के अंदर डायरेक्ट स्ट्राइक्स करके यहाँ पे ईरान की वेसल को तबाह किया है। और इस अटैक को पूरा रिकॉग्नाइज किया गया है उनके प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से भी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसको पूरा एक्नॉलेज किया है और यहाँ पे माना है कि यूक्रेन ने यहाँ पर कैस्पियन सी के अंदर ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की है और उनकी एक वेसल को तबाह करके रख दिया है। ऑल्दो इस बात की कंफर्मेशन नहीं की गई कि इस वेसल के अंदर किसी किस्म के वेपन्स जा रहे थे ईरान की तरफ, रशिया की तरफ से, मगर फिर भी यूक्रेन ने इस शिप को अटैक किया है, यहाँ पे इस वेसल को निशाना बनाया है। तो अगर देखा जाए तो यूक्रेन ने इसकी रीजनिंग क्या दी है कि क्यों उन्होंने ये अटैक लॉन्च किया है, जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने इंटरव्यू के अंदर ही बता दिया है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और ईरान उनके खिलाफ दरअसल इनडायरेक्ट वॉर में पहले से ही है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने रशिया को अपने सोल्जर्स तक दिए हुए हैं जो कि यूक्रेन के खिलाफ फाइट करते हैं। और यहाँ पे वो ईरान की बात करते हुए बता रहे थे कि ईरान पे हमने इसलिए स्ट्राइक की है यहाँ पे वेसल उनकी, क्योंकि रशिया उनके शहीद ड्रोन्स जो कि ईरान ने रशिया को दिए हैं वो यूज करता है उनके अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर इसलिए इसको अटैक किया क्योंकि ईरान की तरफ से यहाँ पे शहीद ड्रोन्स रशिया को दी जाते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रोन्स हमारे टेरिटरी में दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से ईरान इनडायरेक्ट इस मामले के अंदर आता है जो कि यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर यहाँ पर ईरान का भी एक अमल दखल है। यहाँ पर इस बात को भी देखा जा रहा है कि ईरान ने जिस तरीके से यूएस बेसिस पे अटैक किया है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ईरान के पास कभी भी नहीं आ सकती थी जब तक रशिया या फिर चाइना जैसी कोई बड़ी सैटेलाइट पावर उनको ना दे सके। तो यहाँ पे स्पेकुलेशन ये भी हो रही है कि शायद रशिया ने ईरान को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि कहाँ पे यूएस के एसेट्स है और वहां पे वो हिट करे, जिसकी प्रिसाइज टारगेटिंग की वजह से ईरान ने यूएस का इतना नुकसान किया है इस वॉर के अंदर। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि ईरान अगर यूएस का दुश्मन है तो वो हमारा भी इनडायरेक्ट दुश्मन है, क्योंकि वो रशिया को सपोर्ट करता है अपने ड्रोन्स की तरफ से। तो अगर ईरान यूएस का दुश्मन है तो वो इनडायरेक्टली हमारा भी दुश्मन हुआ। तो उन्होंने यूएस की गुड बुक्स के अंदर आने के लिए यहाँ पर उनकी वेसल पे अटैक किया है। इवन तो इस अटैक की जरूरत नहीं थी, मगर अगर सिचुएशन को देखा जाए तो हम सबको पता है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कैसे यूएस ने नेवल ब्लॉकेड लगा के रखा हुआ है ईरान की तरफ से, ताकि ईरान जो है वो अपनी चाइना के साथ किसी किस्म की या किसी और कंट्री के साथ भी ट्रेड ना कर पाए। तो ईरान की नॉर्दर्न साइड पे भी एक सी है जिसको कैस्पियन सी कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी लेक इसको कहा जा सकता है। यहाँ पे ऑल्दो सी नहीं है, मगर यहाँ पे काफी कंट्रीज के साथ कनेक्ट जरूर होते हैं, जिसकी वजह से ईरान यहाँ पर काफी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे कोशिश जरूर की गई कि ईरान का इस ट्रेड रूट जो कि उनके नॉर्दर्न साइड की तरफ से है इसको भी ब्लॉक कर दिया जाए, जैसे उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। यहाँ पर यूक्रेन यहाँ पे तंग करना चाह रहा है ईरान को कि वो नॉर्दर्न साइड से भी किसी किस्म की ट्रेड ना कर पाए, जो कि ऑल्दो वो रशिया के साथ ऑयल ट्रेड अपनी कर रहे हैं। यहाँ पर इस सब के अंदर रिएक्ट करते हुए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा था कि इस तरह के अटैक्स अनआंसर्ड नहीं जा सकते। यहाँ पर उन्होंने ईयू के सेक्रेटरी और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर को भी कॉल्स की थी और सारी सिचुएशन से आगाह किया था। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि इस तरह के अटैक्स को हम अनआंसर्ड नहीं जाने देंगे, मगर उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके कह दिया है कि उनकी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन से बातचीत हो गई है। उन्होंने कहा है कि ये अटैक अनइंटेंशनल थे और इनका एस्केलेटरी नेचर के अटैक नहीं थे। ईरान ने बात वाजे की है कि उनके इंटरेस्ट और उनके सिटीजन के ऊपर अटैक जो है किसी किस्म के भी अनआंसर्ड नहीं जाने दिए जाएंगे और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर ये अटैक किसी एस्केलेटरी नेचर का नहीं है तो वो भी किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं दिखाएगा, मगर अगर उनके सिटीजन और इंटरेस्ट को हिट किया जाएगा तो उसको अनआंसर्ड नहीं जाने देंगे। और मामला यहाँ पर अभी तक रुक गया है। अगर इस पर कोई अपडेट्स आएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जरूर बताऊंगा। तो अगली न्यूज में हमारे पास फीफा के अंदर से खबर आ रही है, जहां पर फीफा एक न्यू कंपनी बनाना चाह रहा है, फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज FFE, जिसका मकसद ये होगा वो सारी इवेंट की कोलैबोरेशंस वगैरह सिखाएगी, जैसे टिकटिंग हो गई, स्पॉन्सरिंग हो गई, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एक्सेट्रा। तो फीफा ने अनाउंस किया कि वो इस तरह की इवेंट्स को संभालने के लिए, इस तरह की चीजों को संभालने के लिए एक न्यू कंपनी बनाएगी जो कि वर्थ ऑफ $20 बिलियन होगी। तो यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि जियानी इन्फेंटिनो जो कि फीफा के प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं कि इस कंपनी में प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी शामिल हो, और वो इस कंपनी के माइनॉरिटी स्टेक जो कि 20% स्टेक वो कार है, यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि इस 4.2 बिलियन रेवेन्यू को जनरेट किया जाए इन 20% स्टॉक्स को सेल करके, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को किया जाएगा। मगर इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स में सबसे बड़ा नाम यहाँ पर आ रहा है जैरेड कुशनर के भाई जोशुआ कुशनर, और जैरेड कुशनर जो कि है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद। ट्रंप ने यहाँ पहले भी कहा है कि वो चाहते हैं जियानी इन्फेंटिनो जो कि फीफा के प्रेसिडेंट है वो यूएन सेक्रेटरी बने आगे जाकर। तो यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि जियानी इन्फेंटिनो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए फीफा को बेच रहे हैं। तो यूएफए ने यहाँ पे काफी बैकलैश दिखाया और कहा है जियानी इन्फेंटिनो को कि वो फुटबॉल को ऐसे किसी को सेल नहीं कर सकते। दरअसल उनको कहना है कि जब इन्वेस्टर्स इसमें शामिल हो गए तो इन्वेस्टर्स भी किस तरह का रिटर्न मांगेंगे। तो रिटर्न में वो ऑब्वियसली मनी ही मांगेंगे, लेकिन मनी जनरेट करने के लिए वो हो सकता है कि गेम में किसी किस्म की चेंजिंग्स ला सके, जैसे पहले हाइड्रेशन
पर एक ऐड की गई थी ताकि उससे और रेवेन्यू जनरेट हो सके बीच में जो एड्स प्ले होती है। ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है यूएफए की तरफ से कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स यहाँ पर दाखिल किए गए तो उनकी तरफ से हो सकता है कि यहाँ पर गेम में वो चेंजिंग्स ला सके जिसकी वजह से उनका ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो, जो कि नहीं चाहता यूएफए यहाँ पे गेम से किसी किस्म का भी खिलवाड़ हो सके। स्काई न्यूज ने रिपोर्ट करते हुए भी कहा था कि यूरोपियन नेशंस यहाँ पर डिस्कस कर रही है कि वो वर्ल्ड कप को ही बायकॉट कर देंगे, बोथ मेंस एंड वुमेन वर्ल्ड कप बोथ दोनों को बायकॉट कर देंगे अगर इस तरह का डिसीजन फीफा लेती है। उनका कहना यही है यहाँ पे कि वर्ल्ड कप को इस तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बना के नहीं बेचा जा सकता, जो उनके वैलिड कंसर्न्स है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो फीफा वर्ल्ड कप को बायकॉट कर देंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर फीफा यहाँ पर ये शेयर सेल कर पाएगा या फिर यूएफए के इस बैकलैश की वजह से फीफा अपना डिसीजन रिवर्स कर लेगा? तो द लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम 90 रन से अपना फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हार चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से शाम सूद ने यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में एक सेंचुरी तो लगाई थी, मगर उसके बाद पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर ने सेकंड इनिंग्स में पूरा एक कोलैप्स दिखाया। यहाँ पे बाबर आजम के अलावा किसी बैटर ने भी किसी किस्म की भी अच्छी कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई और एंड में मोहम्मद अब्बास बाबर आजम के साथ एक एंड पे खड़े थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने वो विकेट भी गवा दिया। पाकिस्तान यहाँ पे 120 रन ही बना सका 211 चेस करते हुए। तो ये दो मैचेस की सीरीज है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान ये ड्रॉ करा पाएगा सीरीज या फिर पाकिस्तान सीरीज हार जाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड और मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई वर्ल्ड न्यूज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।